त्यांनी सत्कार स्वीकारावा. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे सर्व मान्यवरांसाठी. आपल्या प्रभागातल्या समस्या कशा पद्धतीने सोडवता येतील यासाठी हे सर्व मान्यवर काम करतायत आणि या परिसंवादाच्या माध्यमातून आपण त्यांच्या विभागातल्या समस्या त्या कशा पद्धतीने सोडवता येतील या संदर्भात चर्चा करतोय. सर्व मान्यवरांचं पुन्हा एकदा स्वागत. प्रभागातील विकासाला साथ या विषयावरती आज आपण हा परिसंवाद इथे करतो. मी मगाशी जसं म्हटलं की वादाच्या भिंती या समाजामध्ये बऱ्याच उभ्या राहतात, मात्र असा संवादाचा पूल जोडून आणण्याचं काम आज मुंबई मित्रचे समूह संपादक अभिजित राणे यांच्या माध्यमातून घडतोय. सर आपलेही खूप खूप आभार. आणि आता सर स्वतः काही प्रश्न उपस्थित करतील असतील तर, आणि मग मान्यवरही आपले रामजी. सर्वांना जय महाराष्ट्र. सबसे पहले तो मैं अभिजीत राणे साहब, हमारे बड़े भाई, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने 2017 से ही मैं आपको ज़्यादा एक्टिव देख रहा हूँ, क्योंकि 2017 में जब रेखा यादव चुनाव हारी और दूसरे क्रमांक पे थी, तो सबसे पहले अगर हमको कोई पूछने वाला था तो मुंबई मित्र था, क्योंकि 2017 से लेके आज तक आपकी जो पत्रिका है, जो आपका अखबार है, वो मेरे घर पे हर महीने हर हफ्ते शायद आता है. तो उसके माध्यम से आपकी जो एक याद है, वो याद मुझे हमेशा आपकी आती रहती है. और आप बोरीवली में भी आप बहुत एक्टिव हो, पूरे मुंबई में आप एक्टिव हो. आप बहुत ही अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं, रिक्शा ऑटो यूनियन के माध्यम से, कामगार यूनियन के माध्यम से. तो आपको देख के हमको एक प्रेरणा मिलती है कि भाई जब राणे साहब कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते. और मैंने देखा कि हमारे प्रभाग में, मैं हमारे प्रभाग की बात करूँगा, मुंबई की बात, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मुंबई की बात करने में थोड़ा समय है. अभी 2-4 साल बीत जाए तो थोड़ा कुछ अच्छी कमेटी मिले तो अपन कुछ बात करेंगे बड़ी. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्रभाग में एक सबसे बड़ा अगर कोई एक चैलेंजिंग विषय है तो वो है गणपत पाटिल नगर, जहाँ पर फॉरेस्ट लैंड के साथ साथ एनडी जोन, CRZ जोन, और उसके कारण आज हमारा जो विकास है वो पूरा रुका हुआ है. मूलभूत सुविधा देखे जाएंगे तो वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट शौचालय वहाँ पर चलते हैं, सरकारी शौचालय CRZ में बन ही नहीं सकते. आप सोचिए, लोग अपने पैसे से वहाँ पर शौचालय बना के रह रहे हैं, वहाँ पर गटर नहीं है, वहाँ पर रोड नहीं है. और जब इतना सारा विषय होता तो आरोग्य की तो बात ही छोड़ दो. तो एक बहुत ही चैलेंजिंग विषय है जिसको लेकर हम आगे चल रहे हैं. और लगातार हमारा जो 12 साल का संघर्ष है वहाँ पर, आज 2007 से हमारी राजनीति की शुरुआत हुई, मेरी शुरुआत हुई 2007 से, और आज गणपत पाटिल नगर में पिछले 12 सालों से हम काम कर रहे हैं. 2017 का चुनाव हारने के बाद हमने एक प्रण लिया कि नहीं, हम इस वार्ड को छोड़ेंगे नहीं. और लोगों ने इतना प्यार और स्नेह दिया कि 2017 पे चुनाव हारने के बाद लगातार काम करने के बाद आज 2026 में ऐसी संधि आई कि लोगों ने हमें वहाँ पर भारी बहुमत से जिता के दिया. और जिताते जिताते उनका एक ऐसी एक मांग थी और उनका एक जायज़ है कि उनकी एक अपेक्षा है कि अगर हमारा कोई काम कर सकता है तो शिवसेना कर सकती है और राम यादव या एकनाथ शिंदे जी कर सकते हैं. उन्होंने एक विश्वास दिलाया महायुति सरकार पे, और महायुति में हम जीत के आए. तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि गणपत पाटिल नगर का विषय, वहाँ पर रोड, गटर, मीटर, वाटर, जो मूलभूत सुविधा है वो वहाँ पर नहीं है. साथ ही साथ आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से डंपिंग का विषय बहुत ज़ोरदार चल रहा है, जिसको अल्टा पल्टी का नाम दिया है. मतलब बाहर से रैबिट आता है ट्रक में भर के, एक जगह पे डंप करते हैं और वहाँ से उसको छाननी करने के बाद फिर वापस उठाते हैं. यानी पोल्यूशन
आज एक तरफ हम बोलते हैं कि हमने काम बंद किया, रोड का काम बंद किया, बिल्डर का काम बंद किया। बिल्डर तो बेचारा क्या करता है, वो तो रीडेवलपमेंट करने जाता है तो वो भाड़ा भर कर अपना काम चालू करता है। मतलब वो वहाँ के रहिवासी लोगों को भाड़े पे आगे भेजता है और उसके बाद में उनका जो भी हर महीने का उनका हिसाब किताब रहता है वो देता है, और उसको हमने बंद करा के रखा है। और जो इनलीगल डंपिंग चलता है उसके लिए पुलिस प्रशासन, बीएमसी वो ध्यान नहीं देती है। लगातार 8 सालों से ये काम चल रहा था, थोड़ा 2 साल में ज़्यादा एक्टिव हो गया क्योंकि हमारे वहाँ पर CRZ है, खाली एरिया है, तो वहाँ पर लोगों को लगता है कि यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है। तो आज 8 महीने के पाठ पुरावा के साथ आज हमने वो काम को बंद किया। आज हिंदुस्तान टाइम्स का आप सेकेंड पेज देखोगे तो उसके अंदर आज आया है कि पहली नगर सेविका ऐसी होगी कि जीत के आने के बाद 1 महीने के अंदर इतना बड़ा विषय उन्होंने यहाँ पर किया है। आज का आप हिंदुस्तान टाइम्स लेके आप देखिए, तो ऐसे छोटे छोटे विषय हमने एक स्लैब बनाया हुआ है काम का कि एक 6 काम, जैसे गणपत पाटिल नगर में सबसे बड़ा जो मुद्दा है स्लम का, वो स्लम घोषित करा कि वहाँ का मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए। वहाँ के लोगों को आज भी, कमलेश भाई, वहाँ के लोगों को आज भी पासपोर्ट नहीं मिलता है। क्यों? बोलते हैं गणपत पाटिल नगर है, स्लम घोषित नहीं है। आप मुझे बात बताइए, वहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे? जो पढ़ लिख के बच्चा आज सोचता है कि मुझे फ़ॉरेन जाना है, मुझे कहीं नौकरी करने जाना है, मुझे कहीं काम धंधा करने जाना है, तो वहाँ के लोगों को आज भी वहाँ पर पासपोर्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, कैसे लोग जिएंगे? तो एक बहुत बड़ा विषय है। IC कॉलोनी में वहाँ पर आज डबल पार्किंग लगती है। आज नीता के बसेस आप देखोगे, लिंक रोड पे पेट्रोल पंप जैसे आप IC कॉलोनी जाओगे तो वहाँ पर आपको फुटपाथ के ऊपर डबल पार्किंग मिलेगी। डबल लग्जरी बसेस वहाँ पर पार्क करके रहते हैं। मैंने यहाँ पर कम से कम RTO के ऑफिसर्स को मैंने रोज़ सुबह निकलता हूँ तो राणे साहब रोज़ सुबह उसको व्हाट्सअप करता हूँ और रोज़ लोकेशन भेजता हूँ, और आप हैरान हो जाएंगे कि पिछले 1 महीनों में कम से कम मैंने 37 केसेस करवाए उस गाड़ी के ऊपर। 37 केस। वो भी मानने को तैयार नहीं और मैं भी सुनने को तैयार नहीं है। जितना हो सके उतना हम लोग फाइन मरवाएंगे। कब तक नहीं भरेगा, हमारा एक चैलेंज है, कब तक नहीं भरोगे देखते हैं हम लोग। तो बहुत सारा विषय है। नगर सेवक काम, नगर सेवक के पास कम नहीं है। खाना खाने को फुर्सत नहीं होता है, सुबह निकलते हैं रात को आते हैं। हाउस चलता है, यहाँ से चर्च गेट जाओ तो जाने में 2.5 घंटा, आने में 2.5 घंटा, 3 घंटा या 5 घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है। तो इतने बड़े बिजी शेड्यूल में लोग अपना काम कर रहे हैं। बस इतना है कि हम नए चुन के आए हैं तो थोड़ा समझने में समय लगेगा, और मुझे तो फिर भी उस चीज़ की जानकारी बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं पहले से एक्टिव हूँ। और रेखा यादव तो बेचारे अभी आई है। तो हमने लोगों से मांग की है कि आप हमें काम बताइए, हम आपका जो भी काम रहेगा हम अपने माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि हमने 6 स्लैब किया है। शिंदे साहब ने हमें बताया है कि राम एक काम कर, पहले काम का एक कैटेगरी कर ले कि 6 महीने में कौन सा काम होगा, 1 साल में कौन सा काम होगा और 1 महीने में कौन सा काम होगा। तो उस हिसाब से आप काम को आगे बढ़ाइए। और रही बात रोड की, तो आपने देखा होगा कि मुंबई में आज पहले लोग खड्डा ढूंढते थे और वो खड्डा भरने के लिए फिर एक नया टेंडर निकलता था। लेकिन आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सम्मानीय एकनाथ शिंदे जी को, जिन्होंने पूरा मुंबई शहर को कॉन्क्रीटीकरण किया। और आज आपने देखा होगा कि गली के अंदर अंदर इतना सुंदर परिसर दिखता है। आज मेरी बात अगर कहीं आपको ऐसा लगता हो तो आप गली गली के अंदर जाके देखिए, आपको इतना सुंदर परिसर लगता है। तो मैं महायुति सरकार का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो भी कमेटी महिला बाल कल्याण की अभी रेखा यादव को मिली है और बाकी लोगों को जो जो कमेटी मिली है, तो हम प्रयास करेंगे कि उस मुद्दे को हम लोग ऊपर उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, आपल्या प्रभागातल्या समस्या आणि आता पुढे त्या कशा पद्धतीनं सोडवण्यासाठी आपण कार्यरत आहात? नमस्कार. सर्वप्रथम मी राणे भाऊला अभिनंदन करतो, धन्यवाद देतो की ते आम्हाला सर्वांना बोलवलं. आणि झुल्लरबाई चालला कंटिन्यू फोन याचे आना है आना है आना है. सुबह भी 2-3 बार फोन की, काकू बैठे यहाँ सभी वरिष्ठ. वर्तमान में मैं नगर सेवक नहीं, अजंता यादव नगर सेविका है, वो बताई हैं. मैं 2017 में चुन के आया था. जो अभी वर्तमान में वार्ड है हनुमान नगर, 100% स्लम अजंता ने बताई है. पानी की बात हो रही थी, पानी का जो उप महापौर थे बताए, हमारे यहाँ 100% स्लम में पहले पानी की बहुत तकलीफ थी.
तो 4-5 बावड़ी तो फेमस बावड़ी हैं, महेंद्रा बावड़ी, गंगा बावड़ी, मस्जिद बावड़ी, पठान चाल बावड़ी। इस तरीके से 22 बावड़ी हैं, एक दो नहीं, पूरे हनुमान नगर में एक प्रभाग में 22 बावड़ी हैं। जब मैं चुन के आया था 2017 में, तो एक प्रपोजल डाला था एएमसी के पास कि आप जो पानी की बात करते हैं, हर बावड़ी को हम टॉयलेट से कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ जो बावड़ी है उस बावड़ी को भी हम साफ सफाई करें। आज बावड़ी की परिस्थिति ये है कि बावड़ी का पानी पूरा काला है, कचरा है, बॉटल है, प्लास्टिक है। तो उस समय जितने टॉयलेट थे उस टॉयलेट को वहाँ पे मोटर बिठा के, टॉयलेट के पास टाकी बिठा करके उसका पानी यूज कर रहे थे। दुर्भाग्य से नहीं रहे और वो फिर उसी स्थिति में गया। सबसे पहले मैं अजंता जी को कहा कि सबसे पहले जो बावड़ी है 22 बावड़ी, इस 22 बावड़ी को क्लीन करके फिर वहाँ मोटर बिठाया जाए। ओटला धोना, हाथ पैर धोना टॉयलेट के लिए जाके आने के बाद, या गाड़ी धोना है, अब मोटर व्हीकल है, चाहे रिक्शा है, उस चीज़ को, उस पानी को हम आप यूज में ले सकते हैं। सबसे पहले एक टारगेट फिक्स करने की बात हुई। जो स्कूल की बात अजंता जी ने एक मराठी स्कूल की बताई, जब 2007 में अजंता चुन के आई थी, गजभिये साहब एडिशनल कमिश्नर थे, आए थे, ग्राउंड+4 का एक प्रपोजल डाले थे। उस समय अगल बगल को नोटिस दिया गया। 2012 में वो वार्ड चेंज हो गया, दूसरे वार्ड में गए, वो प्रपोजल वैसे ही लगे। जब मैं 2017 में आया तो उस स्कूल को 9वीं 10वीं शुरू करने का प्रयास किया। 9वी मराठी मीडियम का स्कूल, मराठीची शाळा, मराठीची प्रिन्सिपल, मराठी आहेत, ते इंटरेस्ट नाही होतं। आणि तेव्हा मी शिक्षण समितीमध्ये होतो, पॉईंट ऑफ ऑर्डर घेतला, सावंत साहेब DMC होते आणि पालकर साहेब होते। त्यांचा ट्रान्सफर त्यांनी मडमध्ये केला की कारण तुम्ही इंटरेस्टेड नाही आहेत, आणि ती शाळा मध्ये मी डिस्क्वालिफाय झाला म्हणून ते 9वी सुरू नाही झाला। पण सर्वप्रथम ती मराठी शाळा 9वी पर्यंत घेऊन जायच्या आहेत, हा आमचा एक उद्देश आहे। दुसरा, जी शाळा आहे, शाळा म्हणजे बरेचसारी आहेत की 10वी पर्यंत आहेत, पण त्यांना 12वी पर्यंत का घेऊ जाऊ शकत नाही? आपण 12वी पर्यंत दर्जा वाढमध्ये हा एक धोरण है। प्राइवेट शाला अपन प्राइवेट स्कूल को देते हैं कि 12वीं तक वो करे, तो महानगर पालिका का स्कूल को हम दर्जा वार्ड में क्यों नहीं लेके जा सकते? ये सबसे बड़ा सवाल था। और उसके लिए जो हिंदी स्कूल है और मराठी स्कूल दोनों स्कूल है, उसको 12वीं तक ले जाने का एक प्रयास हमने अजंता चुन के आई, उसको लेटर दे दिए हैं। अजंता जी ने लेटर दिया है, एएमसी को भी दिए हैं, वार्ड में भी दिए, ईओ को भी दिए, डिप्टी ईओ को भी दिए कि इस स्कूल को आप मराठी चालू करिए और 12वीं तक। तीसरी हमारे स्कूल है, वहाँ CBSE पैटर्न में स्कूल चालू होना चाहिए। CBSE बोर्ड में आप ऑटोमेटिक को 12वीं तक हो जाता है। उनका जो पैटर्न 8+12 का 10+2 का जो उसमें चला जाता है, उसके लिए सबसे पहले कोशिश है। और कांदिवली का दुर्भाग्य है कि कांदिवली में आप और जहाँ कहीं भी रहो, चाहे कांदिवली वेस्ट में जाओ, बोरीवली वेस्ट में ईस्ट में जाओ, मलाड ईस्ट वेस्ट में जाओ, स्टेशन जाने के लिए 2-3 रास्ते हैं। मैं भी और मिश्रा जी भी हम लोग रहते हैं जहाँ पड़ोस में है, लेकिन हम लोगों को स्टेशन जाना है तो पौना घंटा से 1 घंटा लग जाता है। और स्कूल के बच्चों को भी परेशानी होती है। जो उन्होंने DP रोड की बात की थी, वो महिंद्रा से लेने का, DP रोड वैसा ही पड़ा है। कहीं नहीं तो कहीं प्रशासन की एक लापरवाही है। आज मैं एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूँ कि प्रशासन 4 साल कोई नगर सेवक नहीं रहा, लेकिन जब रहा 2018 में एक ग्राउंड+1 का लॉट 11 चल रहा था, उसमें प्रपोजल डाले थे कि ग्राउंड+1 की टॉयलेट बनाई जाए। पॉलिटिकल कारण थे, मैं यहाँ पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता हूँ, मुझे काम नहीं करने देना था, उसको रोका गया, रिपेयरिंग किया गया। लेकिन वैसे करीब 7-8 टॉयलेट थे जो रोड टच थे, जहाँ पे ग्राउंड+1 की टॉयलेट बना सकते। स्वच्छता मुहिम, घर घर टॉयलेट की बात होती है, लेकिन उस टॉयलेट जितने टॉयलेट हैं, आज तक प्रशासन ने जो लिस्ट थी 2018 की ग्राउंड+1 बनाने की, उस पर आज तक कुछ नहीं की महानगर पालिका ने। ऐसे सारी, क्योंकि आज महानगर पालिका स्लम के अंदर चले जाइए, आपको सुबह के टाइम में आधा घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। जो भी स्लम में जाते होंगे, स्लम में देखते होंगे जहाँ स्लम है, आधा घंटा टॉयलेट के लिए खड़ा रहना पड़ता। तो मुंबई शहर जैसे
क्षेत्र में एक दुर्भाग्य की बात है कि आज हम वो उस चीज़ को कर नहीं पा रहे। तो अजंता जी से कहा कि पहले वो जितने टॉयलेट है 2018 के प्रपोजल है, लॉट 12 चालू है, लॉट 11 खत्म हो गया, लॉट 12 चालू है, उसमें ग्राउंड प्लस 1 के सभी टॉयलेट बनाई जाए और जितने पानी का समस्या बावड़ी है उन बावड़ियों को स्वच्छ किया जाए। और उस 22 बावड़ी बहुत बड़ी चीज़ है। पूरा हनुमान नगर एक समय उस बावड़ी पे जी रहा था, पानी पी रहा था, खाना बना रहा था, सब चीज। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि नाले में सब कचड़े जाते हो गए, नाले का भी स्रोत आ गया जो इंटरनल गंदे पानी हो, लेकिन उसको रोटेशन यूज करते रहे तो पानी साफ रहे। पिए नहीं, खाना नहीं बनाए, लेकिन आप गाड़ी धोने के लिए रिक्शा है, मोटरसाइकिल है, कार है, उटला धोने के लिए, जो आगे के पैसे धोने के लिए उस पानी का यूज कर सकते हो, वो सबसे बड़ी बात है। हॉस्पिटल की तो समस्या ही गंभीर है। आईसीयू के लिए आपको रोना पड़ता है। अगर आप कोई आ गया आपके पास, सर एक आईसीयू के लिए बेड करवा दो, एक आईसीयू के लिए बेड करवा दो, कहीं भी आईसीयू अवेलेबल नहीं मिलता है। आप परेशान हो जाओगे महानगर पालिका के हॉस्पिटल में, किसी में भी। एक जब डेवलपमेंट की बात होती है तो मेरा एक सोच हमेशा रहा है कि हेल्थ और एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा काम होना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर का एक यही मंत्र है, सीखा संगठित आणि संघर्ष करा। जब एजुकेशन पे हमारा ध्यान नहीं है, महानगर पालिका में बच्चे कम क्यों हो रहे, इसके पीछे वजह क्या है, इस पर रिसर्च करना चाहिए। मैं था, विनोद भाई भी एजुकेशन में था, हमारी हर बात होती बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। एक बेटी अगर पढ़ती है, 2 खानदान 2 परिवार का भविष्य, 3 पीढ़ी का कल्याण होता है। तो उस चीज़ पे अगर आज भी स्लम के अंदर तकलीफें है कि बेटी को दूर पढ़ाने नहीं भेजते हैं। अगर बेटी और बेटा दोनों हैं, रिक्शा ड्राइवर है वो गरीब है, बेटे को प्राइवेट में डालेगा और बेटी को म्यूनसिपैलिटी स्कूल में डालेगा, ये है, मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ। उस चीज़ को अगर हम कहीं, आज भी आप बीएमसी स्कूल में जाइए तो सबसे ज़्यादा बेटियां मिलेंगी पढ़ते हुए, बेटे कम मिलेंगे क्योंकि बेटों को प्राइवेट में, और प्राइवेट स्कूल में जाए तो सबसे ज़्यादा बेटे मिलेंगे और बेटियां कम मिलेंगी। ये जो मानसिकता है, ठीक, उस मानसिकता को चेंज करना कोई छोटी बात नहीं है, समय जाएगा। लेकिन प्रशासन की तरफ से एक अच्छे एजुकेशन, क्यों बच्चे कम हो रहे, इस पर एक रिसर्च होना चाहिए। हमारे टीचर क्वालिफाइड टीचर हैं तो वहाँ पे होना चाहिए और समय के साथ हमें बढ़ना चाहिए। सीबीएसई स्कूल का डिमांड है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम अपने स्कूल दूसरे को भाड़े पे दिए हैं, दूसरों को चलाने के लिए दिए, दूसरे लोग वहाँ कमा रहे खा रहे। तो हमारे स्कूल में हम कम से कम 12th तक, जूनियर कॉलेज तक बेटियों के लिए स्पेशल करके हम लेके जा सकते हैं, ऐसा मेरा सोच है। वो बात मैंने कहा हूँ कि कांदीवली में कहीं हो तो नहीं। और इलेक्शन के अंदर चुनाव में भी एक कमिटमेंट रहा है कि आप, हम जनता चुन के आएंगे तो 12वीं तक बच्चियों के लिए तो खास करके एक जूनियर कॉलेज यहाँ पे हम करेंगे। रोड का, ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू है, कुरली रोड एक ही रोड है, लेकिन पर्यायी रोड 2-3 है, बहुत समय से काम नहीं हो पा रहा है। महानगर पालिका उसमें पता नहीं क्यों हो रही है, उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही है। टाइम्स के पास से रोड है, अशोक नगर निकल रहा है, वो रोड रुका हुआ है, डीपी रोड रुका हुआ है, जो लोखंडवाले का रोड है वो गोकुल धाम तक आएगा, वैसे सारे रोड है। अगर महानगर पालिका उस पर ध्यान दे और ये सारे रोडें डेवलप हो जाए। और मैं विशेष करके आपसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उस चीज़ पे, आपका एक पत्रकारिता का, राणे साहब का नाम है, अगर उस चीज़ पे एजुकेशन और हेल्थ, ये 2 चीज़ों पे ज़्यादा काम होगा। और एक गटर और नाली, ये जीवन में ख़त्म नहीं होंगे। आज बनाइए तो दूसरे कार्यकाल चालू होने के पहले ही टूटता है, क्योंकि 2-3 चीज़ें उसमें होती, क्वालिटी भी होती है और दूसरा लोग ध्यान नहीं देते। एक लादी हिल गई तो उसमें जरा सा 100 रुपया 10 घर मिलके चंदा करके सीमेंट डाल के वो नहीं करते, छोड़ देते उन सारी चीज़ें। लेकिन एजुकेशन और हेल्थ, इन चीज़ों पे अगर ध्यान दिया जाए। हॉस्पिटल नहीं है, भगवती हॉस्पिटल पिछले कई वर्षों से बन रहा है, शताब्दी के पास जगह है, नहीं हो पा रहा है। आईसीयू बेड शताब्दी में नहीं मिल पाता है, वहाँ पूरे डॉक्टर नहीं है। तो इन सब सारी चीज़ों को कहीं नहीं तो कहीं मुंबई महानगर पालिका को करना चाहिए, जिसका 80,000 करोड़ का बजट है। अगर वहाँ पे आईसीयू के लिए रोना पड़े, बेड नहीं मिले, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं मिले, ये सबसे बड़ी। और सरकार से भी आपके पत्रकारिता के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सरकार भी इस पे हॉस्पिटल का सुविधा कहीं नहीं तो कहीं मुंबई शहर को बढ़ाए। वही केम, वही नायर, वही जे, वही सैन, वही उतने तक ही रहेंगे, दूसरे नहीं हो रहे। हमारे ये भगवती हॉस्पिटल तो पालघर से यहाँ तक के लोगों का पेशेंट का लोड है।
आज जैसे बताए, अब 3,000 रुपया दो तो उसका KM सायन नायर जाएंगे, एम्बुलेंस का पैसा है, और वो भी ट्रैफिक इतनी है कि 2 घंटा तो चले जाए एम्बुलेंस को भी, एम्बुलेंस भी जाए तो जाए कहाँ से। इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए सबसे पहले महानगर पालिका अजंता जी हैं, रेखा जी हैं, कमलेश भैया बैठे हैं, तो इनके मनीषा चुन के आई, तो इसे एक हॉस्पिटल और एजुकेशन, मेरा ये 2 चीज़ें, और पानी। जो बावड़ियाँ हैं, एक बार कमिश्नर बोलते लेकिन उनका दिमाग से निकल जाता गया, क्या पता नहीं, जितनी मुंबई शहर में बावड़ी हैं, पुरानी बावड़ी हैं, उन बावड़ी को फिर से साफ करके क्लीन करके टॉयलेट कनेक्ट करें, वो करें और उसका पानी यूज करें। बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, बहुत अच्छी चीज़ होगी, और एक मुंबई शहर अच्छा मैसेज जाएगा। आप लोगों ने बुलाया, मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। धन्यवाद सर, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. आपण जेव्हा मुंबईच्या समस्येबद्दल बोलतोय त्यावेळी नवी मुंबईमध्ये आपण कार्यरत आहात, नवी मुंबई महापालिकेत कार्यरत आहात. नवी मुंबई आणि मुंबई, जेव्हा आपण मुंबईकडे बघतो तेव्हा एक गर्दी आणि हे सगळं आपल्याला बघायला मिळतं. नवी मुंबई थोडंसं हे असल्यामुळे तिथे थोडंसं विकास कामं झटपट होत आहेत, किंवा आत्ता नवी मुंबईचा एक वेगळा फास्टमध्ये विकास होतोय. अशा वेळी तुम्हाला तिथल्या काही स्थानिक समस्या दिसत आहेत आपल्या प्रभागामध्ये, काय सांगा? एक आता आपले सगळे बहिणी आणि भाऊनी सांगितलं काय, आरोग्याची समस्या. मी एक शिपाई एकनाथ शिंदे साहेबाचे जवळचे शिपाई आहे. टोटल बघितलं महाराष्ट्रामध्ये जेवढे नगरपालिका जिल्हा परिषद आहे, एक पण हॉस्पिटल व्यवस्थित नाही. नागपूर, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, नई मुंबई पण मोठी मोठी सफेद हाती उभी राहे, त्याच्यामध्ये एक पण हातीमध्ये डॉक्टर नाही. ठीक. आणि आता मी हिंदीमध्ये बोलतो. मी 2001 पासून मी नगरसेवक है. मैं अपने वार्ड में अभी साहब ने कहा है कि रोड गटर नाला 20 साल का गटर बना, आज तक टूटा नहीं. मैं 25 साल से नगर सेवक हूँ, वोट मांगा नहीं, पैनल का चुनाव हुआ फिर भी मैं घर सीट से उठा नहीं. मैं चाहता था मुझे हरा दे लो, फिर भी 1200 वोट से जीत गया. 20 साल खुद का स्कूल चलाया, कॉरपोरेशन का स्कूल था, टोटल खर्च हमारा था. कौन कहता बच्चे नहीं. अभी मेरे मोबाइल में वीडियो दिखाएंगे आपको. इतना बड़ा स्कूल बनाए हैं कि किसी झोपड़पट्टी में नहीं होगा. और स्कूल के अंदर 3,000 बच्चे आज भी. इस साल आपको स्कूल मिला है कॉरपोरेशन का. इसके पहले मेरा खुद का स्ट्रक्चर, लाइट बिल्स, 50% टीचर, नाम था नई मुंबई नगर पालिका, शाला क्रमांक 77. तो काम करने वाला होना चाहिए. कौन कहता है कि जनता नहीं समझती. अरे हमें लोग नेता लोग ढूंढते हैं, हम नेता को नहीं ढूंढते, क्योंकि हम काम करते हैं. और हिंदी के अंदर जो हमने सेमी इंग्लिश डाला है, जो मराठी बच्चे अपने बिखर रहे थे, आदिवासी बच्चे बिखर रहे थे, उनको हमने ज़बरदस्ती उठा के स्कूल में डाला है. आज आदिवासी बच्चे कम से कम 10वीं 12वीं तक सबने पढ़ा है, क्योंकि सुबह से शाम तक रास्ता हमारे घर से जाता है. कोई भी आदिवासी बच्चा आएगा डायरेक्ट पहले स्कूल में ज़बरदस्ती डाले हम लोग 2005 में. जैसे आरोग्य के लिए जैसे जे अपन कैंप का नाम लेते हैं. अब हम जब थक गए तो हम खुद का हॉस्पिटल ही डाल दिए. क्या करें. अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, फ्रेंड सर्किल में हैं, तो उनकी व्यवस्था खुद करते हैं. अब नगर सेवक 80% लोग को तो यही पता नहीं था नगर सेवक किस लिए है. मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जब से मैं कारोबार संभाला हूँ 2001 से आज तक, हमारे देखने में तो ऐसी झोपड़पट्टी वाल महाराष्ट्र में नहीं होगी. हमारी हर गली 8 फुट की है, उससे बड़ी गली 15 फुट की है, उससे बड़ी गली 20 फुट की है,
उससे बड़ी 40 फुट की है, और छोटे से वार्ड में 22 टॉयलेट है 18 सीट का। क्योंकि जब बस्ती लोग बना रहे थे, हम रोड गटर और टॉयलेट की जगह ढूंढ रहे थे, और हर टॉयलेट 3 या 4 रास्ते के नुक्कड़ पे है। आप लोग को मैं चाहूँगा कि आप लोग आके यादव नगर एक नगरी है महाराष्ट्र में, उसको देखें। उसका नाम भी यादव है और नगर सेवक भी शुरू से यादव ही है। लोग बहुत चाहते हैं, बहुत सी चीज़ें आप लोगों ने पेपर में पढ़ा है। हा विशेष सरांनी सांगितलं की स्टेजवरती 4 यादव आहेत. ते तबे साहेब, मी विवादित नगरसेवक आहे. मी तुम्हाला सांगतो, अशोक चव्हाण होते, त्यांच्याशी मी लढलो होतो. पोटनिवडणूक होती, माझी पोरगी उभी होती. लय प्रयत्न केले लोक पाळायसाठी. त्याच्या माझे मामा म्हणून कमिशनर होते KL प्रसाद. मी कोणाला सांगितलं नाही, ते माझे नातेवाईक आहे. ते बोलले बेटा जा तो परिंदा पर नहीं मारेगा उधर नेता, क्या बात है। एक भी नेता को घुसने नहीं दिए। यादव नगर मुख्यमंत्री होके भी हमारे गृह मंत्री कृपाशंकर सिंह होते, त्याच्या मेवना माझ्या बरोबर होता. गिरिराज मंत्री होते ना. 8 वाजता 10 मिनिटं झाला मिळाला, आता तुम्ही बाहेर निघा. राजकारणामध्ये कोणी कोणाचं नसते. लोकांचं प्रेम पाहिजे. माझ्याकडे महाराष्ट्रीयन वोटर जास्ती नाही, तरी पण 1-1.5 हजार आहे. आता पॅनलमध्ये जास्ती होते. 42,000चं पॅनल होता माझ्या. त्यांनी मी सगळे पॅनल में आपले शिंदे साहेबांचे 3 पॅनल एकत्र आम्ही काढून आणलं. थोडीशी चुकी झाली नसती तर नाही मुंबईच्या महापौर आमच्या बसला असता. समाजकारण राजकारण वेगळे विषय. आपण मनापासून केलं ना, कोणी विसरत नाही. राणे साहेबांच्या हे आम्ही सांगलं की तुम्ही एकदा आमच्या वाड्याचा व्हिजिट घ्या, तरी तुम्हाला पाहिजे गरीब लोक कसा राहतात आणि त्याचा मालक कसा व्हायला पाहिजे. बस्ती बसली, आपले आगरी लोकांना बसवला बस्ती. तर माझा एकच विषय होता की तुम्ही मला पहिले रास्ते द्या, पैसा नको मला. पहिले रास्ते कमीत कमी 8 फूटची गल्ली पाहिजे. आणि 20 रूमचे अगोदर गेले तुम्ही, मला 15 फुटची गली पाहिजे. तो उसका लाभ मिला हमको. आज हमारी बस्ती में स्लम आप बोलेंगे ना, अगर आपने नाम भी ले लिया बिल्डिंग बना दो, साहब कोई नहीं तैयार होता, एक भी आदमी. वो बोलते हम इसमें सुखी है, क्योंकि कोई चीज़ की कमी नहीं ना. पानी 100% है. स्कूल बच्चे का भी हमारा स्कूल कॉरपोरेशन का CBSE हो जाएगा. उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे हिंदी के बच्चे आगे जाएंगे 10वीं में फंस जाते हैं, मराठी वाले भी वही फंसते हैं. इसके लिए हमने प्रस्ताव डाला है, मेन विषय हिंदी और मराठी एक विषय रख दीजिए और टोटल हमारा CBSE कर दीजिए. तो दोनों बच्चे इधर उधर भटकेंगे नहीं, एक जगह हो जाएंगे. ये प्रस्ताव मैंने रख दिया है और मुझे लगता भी है पास हो जाएगा. तो सब क्या होता है, अभी बहुत से लोग अलग अलग भावना रखते हैं, भेदभाव रखते हैं, लेकिन हमारे वार्ड में ऐसा नहीं है. और आपकी दया से बहुत बड़ी बड़ाई नहीं कहूँगा मैंने आयुक्त से पूछ लिया कि सर 20 साल से स्कूल चला है, आपका क्या योगदान है. बोले में हमारे 20 साल के अंदर 2.5 लाख रुपया खर्च हुआ और 3,000 बच्चे पढ़ते थे. लेकिन ये है कि उस बच्चे, वही बच्चे हमारे
वोटर हो गए, उनके पेरेंट्स हो गए, तो वोट मांगने की हम जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उससे समाज सेवा, अभी शिंदे साहब के आशीर्वाद से थोड़ी सी पानी की कमतरता थी, तो 2 MLT का हमारा हो गया, साहब ने तुरंत टाकी का। तो हर व्यवस्था, सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वो लैंड किसका है, MIDC का, पानी किसका है, MIDC का, तो उससे पानी की कमी कभी होती नहीं। एक स्वतंत्र बोलते हैं ना वार्ड, जैसा होना चाहिए हर चीज से परिपक्व, वैसा वार्ड मैंने बनाया है। रोड, नाला, गटर, आपको कभी पानी नहीं लगेगा पूरे वार्ड में। लेकिन क्या था, प्लानर में ही था और आज तक नगर सेवक में ही हूँ। मुझे ऐसा भी नहीं लगता है कि आने वाले समय में कोई होगा, क्योंकि काम करने के तरीके अलग हैं। पक्ष विपक्ष नहीं देखते हैं, ठीक है चुनाव हो गया, बात खत्म। काम करने के लिए हम सबको साथ में लेके करते हैं। तो आप लोगों ने अभिजीत साहब ने हमें इस मंच पर बुलाया, उसका धन्यवाद करता हूँ। ना दो शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर. त्यानंतर कमलेश यादव सर यांना मी विनंती करतो की आपण 5 टर्म नगरसेवक राहिलेले आहात आणि मुंबईतल्या प्रश्नांची तर आपल्याला जाण आहे. अशा वेळी मुंबईतल्या बऱ्याचशा समस्या आम्ही मगापासून जवळपास 2-3 तास झाले मुंबईतल्या समस्या आणि मुंबई पुढची येणारी आव्हानं नेमकी काय आहेत वरती बोलतोय. पण आता सध्याच्या घडीला तुम्हाला वाटणारी मुंबईतली सगळ्यात मोठी समस्या किंवा त्या समस्येवरती मला असं वाटतं की समस्येवरती बोलत असताना आपण कुठेतरी उपाययोजनेच्या दृष्टीने पण बोललं तर मग एक परिपूर्ण असा हा कार्यक्रमाचा शेवट होईल. उपाययोजना आणि समस्या. नमस्कार. मुंबई मित्र आणि अभिजितजी राणे यांच्या संकल्पनेतून आजचा हा परिचर्चा संवाद आपण आयोजित केला आहे. मी आई पण बसले आहेत, तर आपण नमस्कार करतो. मुंबई आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत सर्वात मोठा प्रश्न जर आज असेल तर घनकचरा व्यवस्थापनेचा आहे. आपण कुठेही बघत असाल की कचऱ्याचा ढिगार, अनियंत्रित कचरा, आता रामभाई बोलताना बोलले अल्टीपल्टी, हा तर भयंकर व्यवसाय चालू झाला आहे. माझ्या वार्डात एक म्हाडाचा भूखंड आहे. आता नगरसेवक चुनाव व्हायच्या आधी एक 6-8 महिन्याआधी एक व्यक्ती नवी मुंबईवरून आला आणि त्याने धंद्याची सुरुवात केली. मी पोलिसांना सांगून धंदा बंद करायला लावलं. तर त्याच्याकडून आजूबाजूचा आमच्या बाजूला मालवणी आहेत, इथून तिथून इतके भाई लोकांचा फोन यायचे सुरुवात झाले. भाई मेरा 50 लाख का नुकसान हो गया, भाई मेरा 20 लाख का नुकसान हो गया. अरे भाई तुमने धंदा चालू किया था, हमसे थोड़ी पूछ के चालू किया था. मला सांगायचा उद्देश असा आहे की 50 लाखाचं नुकसान कुठे झालं, म्हणजे व्यवसाय चालू करायच्या पूर्वी जे प्रशासनिक अधिकारी आहेत, चाहे ते महानगरपालिकेचे असतील किंवा ते पोलिसांचे असतील, त्यांनी आपली रोख रक्कम, महिनाभरचा ॲडव्हान्स ते सगळे घेऊन बसलेत. तुमचं जे होईल ते होईल, पण तुम्हाला धंदा चालू करायचा असेल तर हे ॲडव्हान्स आम्हाला पहिलेच द्या. म्हणजे तुम्हाला सुधार करायचा असेल, तुम्ही उपाययोजना बोललेत ना, तर तुम्हाला ह्या सगळे जे काय कामकाज चालू आहे, तर हे जे भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी आहेत, म्हणजे गोपाल शेट्टी सांगायचं की मुंबईचा वाली कोण. महानगरपालिकामध्ये त्यांचा प्रश्न प्रत्येक वेळी असायचं कि मुंबईचा वाली कौन, तो मुंबई का वाली कौन. सरकार को लगता है कि हमने IAS ऑफिसर सीनियर अपॉइंट कर दिया है, वो काम करेगा.
उस आईएएस ऑफिसर को लगता है कि मेरे के नीचे के ऑफिसर इतने सालों से मुंबई महानगर पालिका को देख रहे हैं, वो काम करेंगे। सरकार कायदा बना देती है कि अनऑथराइज झोपड़ा बनेगा तो वार्ड ऑफिसर सस्पेंड होगा। आप पता करिए, आज तक एक वार्ड ऑफिसर को सरकार का भेजा हुआ आईएएस ऑफिसर ने सस्पेंड किया क्या? यानी कायदा कायदे की जगह पे रह गया और लोगों के घर अनऑथराइज बनते रहे, सरकार की जगह कब्जा होते रही, लेकिन कभी भी प्रशासनिक अधिकारी पर कभी भी कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए कायदा और कायदे की अमल बजावनी दोनों अगर एक टेबल पर होता है कि जो भी कायदा सरकार ने बनाया है, आने वाला कमिश्नर उसको इम्प्लीमेंट करे और आने वाला कमिश्नर उसको अधिकारियों को जवाबदार करे। जैसे कोल्ड मिक्स लेकर आओ, यानी किसको करप्शन का कितना स्कोप बन सकता है उतना स्कोप बना करके चलते थे। आज क्या हो गया? महायुति की सरकार आई, उसने निर्णय लिया कि सारे रास्ते का सीमेंटीकरण कर दीजिए, आप चलिए रास्तों पर। मैं 100% तो नहीं कहता, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उसका परसेंटेज आज 60-70% है, क्योंकि काम पिछले 2 सालों से ही चालू हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में समय लगता है। निश्चित। तो इस तरह से आने वाले दिनों में अगर मुंबई शहर की सच में दशा और दिशा सुधारनी है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोई आने वाली है तो पानी की। पानी की लाइनें आपने ज़मीन के नीचे डाल दी, आपके पास है कोई व्यवस्था? पानी कितना आता है और कितना वेस्ट होता है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। आपको बता देता हूँ, मुंबई शहर के 40 से 50% जो मीटर हैं, जो मीटर रीडिंग से कम यह पता चलता है कि कितना लोगों के घरों में पानी जा रहा है और कितना लोग बिल दे रहे हैं। ये तो एडजस्टेड बिल आता है। आप अगर झोपड़पट्टी में रहते हैं, पूरी पुरानी इमारतों में रहते हैं, तो जा कर के देख लीजिएगा, मीटर पीछे लिखा होगा आपका मीटर ख़राब है, ये एडजस्टेड बिल है, अप्रॉक्सीमेट बिल है। यानी अगर उस मीटर से ना तो मुंबई शहर के महानगर पालिका को पता चलता है कितना पानी गया, और मुंबई करों के पैसे का क्या मुंबई महानगर पालिका करती है उसका कोई हिसाब नहीं होता है। तो अगर सच में हमें आपको लगता है कि मुंबई शहर की दशा दिशा और मुंबई शहर की परिस्थिति में सुधार होना चाहिए, तो ये जो अधिकारी महानगर पालिका में 6 आईएएस ऑफिसर बैठे हैं, एक कमिश्नर महोदय है, वो सीनियर मोस्ट है, 4 एडिशनल कमिश्नर हैं, वो एडिशनल कमिश्नर वो भी एकदम सीनियर तो नहीं, उससे सीनियर, फिर भी वो भी सीनियर है, सभी चीफ सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर हैं। और एक और आईएएस ऑफिसर आता है, वो सीख करके जाता है कि भविष्य में ये जो महानगर पालिका की जवाबदारी संभालेगा। ऐसे 6 लोगों को जो महानगर पालिका को देख रेख कर रहे हैं, ये पिकनिक मनाने आते हैं। इनको मुंबई शहर के डेवलपमेंट से या मुंबई शहर के डेवलपमेंट के प्लानिंग से कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए आने वाले दिनों में मुंबई शहर के विकास में अगर जिस तरह का आपका विषय है कि क्या करना चाहिए, तो इन अधिकारियों को जवाबदारी फिक्स करनी चाहिए, क्योंकि कमिश्नर ने अपने काम को डेलीगेट कर दिया है, बांट दिया है। घन कचरा व्यवस्थापन कौन देखेगा, तो एक एएमसी देखेगा। हेल्थ की व्यवस्था कौन देखेगा, तो दूसरा एएमसी देखेगा। पानी की व्यवस्था और फाइनेंस की व्यवस्था कौन देखेगा, तो तीसरा एएमसी देखेगा। रोड की व्यवस्था और गटर की व्यवस्था कौन देखेगा, तो चौथा, एजुकेशन की तो चौथा एएमसी देखेगा। तो इन एएमसीओ को जवाबदार करिए ना, इन एएमसी की जवाबदारी फिक्स करिए कि आने वाले दिनों में आपके पास जो विभाग दिया गया है, जैसे मंत्री की जवाबदारी होती है, मंत्री तो 5 साल के बाद बेचारा जा करके वोट मांगने जाता है, काम नहीं किया रहेगा, लोग घर बिठा देते हैं। लेकिन ये तो पक्की नौकरी लेकर के आते हैं, ये काम नहीं करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र की बात छोड़ करके जवाबदारी फिक्स करिए। जिस तरह से घन कचरा व्यवस्थापन में, राणे साहब, घन कचरा व्यवस्थापन डिपार्टमेंट में सुप्रीम कोर्ट अपने को 4 लाख रुपए रोज़ फाइन लगाती है, रोज़, और महानगर पालिका रोज़ भरती है। तो इन कमिश्नरों को अगर हम जवाबदार फिक्स करें, अधिकारियों की जवाबदारी फिक्स करें कि आपने काम नहीं किया ना,
तो ये पैसे आप भरो आपकी जेब से। जिस तरह से 11 रुपये अभी हाई कोर्ट ने पेनलाइज किया, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को तोड़ने में डिले किया, इसलिए 11 रुपये आपके जेब से पैसे निकालिए और दीजिए। क्यों भाग के गए सुप्रीम कोर्ट? और उससे भी बड़ा मैं आपको कहता हूँ, सबसे बड़ा स्ट्रगल यहाँ तो सबसे बड़ा अगर करप्शन है तो लीगल डिपार्टमेंट। लीगल डिपार्टमेंट में कोई केस होती है, इसको बैठ करके या एमिकेबली सॉल्व करने की कोशिश नहीं होती है। मुंबई करों के टैक्स के पैसे से ऐसे काउंसिल अपॉइंट किए जाते हैं जो ज्या काउंसिल म्हणजे कभी अपीयरन्स होत नाही। राम भाई, बड़ा आश्चर्य आपको लगेगा, 40-40, 50-50 लाख रुपए हम काउंसिल को देते हैं, वो काउंसिल कभी अपीयर नहीं होता। उसके भी दूसरा भी काउंसिल हम रखते हैं, वो अपीयर होता है। ये आज नहीं आया, फिर भी पैसा तो आपको एडवांस में देना है। तो इस तरह से करप्शन और वर्क दोनों में अगर आपको तालमेल बिठाना है, लोगों का काम होना चाहिए, तो करप्शन बंद करने के लिए जवाबदारी फिक्स करनी पड़ेगी। जवाबदारी फिक्स करने के लिए जो अधिकारी आता है, अगर वो गलती करता है तो कहीं ना कहीं उसके पेमेंट में से, उसकी सैलरी में से या उसके सर्विस रिकॉर्ड में से आपको ये चीज़ें लानी पड़ेगी कि भाई आप इस चीज़ के लिए जवाबदार थे। आने वाले बात समझिए, यहाँ से ये प्रमोशन होता है या और कहीं जाते हैं तो उनको कम से कम वो जवाबदारी जो इस मुंबई महानगर पालिका में मिली थी या जिस महानगर पालिका से आए थे उस पर मिली थी, वो जवाबदारी आने वाले दिनों में ना मिले, क्योंकि उसमें तो फेल हो गए हो। ऐसे मुद्दों की बात करेंगे तो मुंबई महानगर पालिका में मुद्दों की भरमार है। इसलिए हमारे सारे नगर सेवक अभी नए नए चुन करके आए हैं, सब मेहनती हैं। सभी की आप देखेंगे तो अभी कॉरपोरेशन में सभी को लगता है कि मुझे मेरी बातें रख करके मुझे इस सवाल का निराकरण करना चाहिए। अगर इन नगर सेवकों के हौसले को जिंदा रखना है तो इन अधिकारियों को कहीं ना कहीं इनके साथ बैठ करके उसको, इनकी जो समस्या है, इनकी जो काम करने की क्षमता है, उसको निकाल करके लेना पड़ेगा। नहीं तो ये भी साल भर के बाद यूजुअल हो जाएंगे, जैसे जूने पुराने हैं। फिर ये भी समझ जाएंगे कि ये तो ऐसे होते रहता है, चलते रहता है, चलने दो। इसलिए आने वाले दिनों में सच में मुंबई शहर का चेहरा मोहरा बदलना हो और मुंबई शहर की परिस्थितियां बदलनी हो तो कहीं ना कहीं जो नगर सेवक चुन करके आए हैं, जो जिस जवाबदारी से काम करना चाहते हैं, प्रशासन ने उस पर ध्यान दे करके और प्रशासन ने उस जवाबदारी को अंगीकार करके खुद को, क्योंकि हमारे पास अधिकारियों की कमी नहीं है। एक बात कहता हूँ आपसे, विनोद भैया यहाँ बैठे हैं, हमारे पास सैकड़ों की संख्या में जो बरसाती गटर होती ना, पावसाड़ी गटर, उसके लिए महानगर पालिका ने अधिकारियों की नियुक्ति की है। 3 साल से बगैर काम किए हैं। दूसरे डिपार्टमेंट में इंजीनियर नहीं है और ये इंजीनियर इसलिए बैठे हैं, इनके डिपार्टमेंट को काम नहीं है। नौकर किसके हैं? महानगर पालिका के। अरे भाई, दूसरी जगह डिप्यूट कर दीजिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए इनको इनके सिस्टम की इंजीनियरिंग को सुधारना पड़ेगा। जो इन्होंने डिपार्टमेंट बनाए हैं उसकी इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। सबको नए नए काम की जवाबदारी दे करके सुधार काम करके महानगर पालिका को फिर से फिर से उसके अस्तित्व को लाना पड़ेगा। SWD के लोग हैं, काम कम है तो ऑफिसर कम करो, दूसरी जगह डिपार्टमेंट में ज़्यादा ज़रूरत हो तो वहाँ ज़्यादा ज़रूरत लोगों को लेके आइए। इस तरह से बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मुंबई शहर को ठीक कर सकते हैं। आपने और अभिजीत जी ने हमें बुलाया, बोलने का मौका दिया, अच्छा सा संवाद रखा, इसलिए खूब खूब धन्यवाद। धन्यवाद सर। त्यानंतर लगेचच मी विनोद मिश्रा सर यांना विनंती करतो की आपण जर एक आढावा आपला सकाळपासूनचा तर घेतला तर असं एक लक्षात येत आहे की मुंबईतल्या नगरसेवकांना मुंबईतल्या समस्येची नक्कीच जाण आहे, त्याच्यासाठी काम करायचं आहे तर करायचं आहे, हे ठरलेलं आहे। आणि या सगळ्या गोष्टी बघत असताना नगरसेवक स्वतः जबाबदारी घेतील, नागरिकही जबाबदारी घेतील। आणि आता तिसरा मुद्दा जो म्हणजे मगापासूनचा हे सांगतो की सुरुवात झाली तेव्हा असं सांगितलं होतं की नगरसेवकांनी काही जबाबदाऱ्या घ्या, मग नंतर मुद्दा आला की आम्ही साथ देतोय तर तुम्ही आम्हाला प्रतिसाद द्या, म्हणजे नागरिकांनी सहभाग घ्या। त्यानंतर आता हा तिसरा मुद्दा आला की प्रशासकीय व्यवस्था कशी असायला हवी,
जो सरांनी मुद्दा मांडला की प्रशासकीय व्यवस्था सुद्धा तितकी सक्षम असायला हवी. आता ह्या सगळ्यांच्या ताळमेळातून आपल्याला मुंबई विकसित करायची आहे का? तर हो, करायची आहे. मग ती मुंबई विकसित होत असताना आता हे नगरसेवक तर आपल्या सहकार्यातून आपल्या सगळ्या योजनांमधून करतील, मात्र आता पुढे आपल्याला मुंबई कशा पद्धतीनं असायला हवी असं तुम्हाला वाटतं? नमस्कार. लीडर ऑफ हाऊस होते भारतीय जनता पार्टी. धन्यवाद. सर्वप्रथम मी मुंबईचे मित्र आणि त्याचे संपादक माझे भाऊ अभिजित राणेजी यांना हा एक खरा उपक्रम ह्याचं नाव असलं पाहिजे होतं की मुंबई के विकास की बात जनप्रतिनिधि और पत्रकारों के साथ, है ना. तर खूप काहीची होऊ शकत होतो आणि एक मी थोडा उशिराने आलो आणि खूप ठराविक आणि मुद्देसूद चर्चा झाली. मुंबईचे प्रश्न आणि मुंबईचे आसपासचे प्रश्न आणि या पॅनलमध्ये चर्चासत्रामध्ये उपस्थित माझे सर्व सन्माननीय मित्रसमोर उपस्थित आई आणि आमचे नेते, है ना, सीनियर नगरसेविका अजंता यादवजी, भाऊ नवीन नगरसेविका रेखा यादवजी, त्यांना सर्वांना मी शुभेच्छा देतो. और जो विषय है कि मुंबई जैसी स्पिरिट, मुंबई जैसा शहर, मुंबई जैसे लोग, मुंबई जैसी महानगरपालिका, मुंबई महानगरपालिका की पद्धति, मुंबई के लोग, मुंबई के पत्रकार या मुंबई के चारों स्तंभ, ऐसा मैंने भारत में तो कहीं पे नहीं देखा. मुंबई के हर नागरिक को, चाहे वो युवा हो, महिला हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला हो, पत्रकार हो, अधिकारी, सबको मुंबई के लिए कुछ ना कुछ करना है. लेकिन क्या करना है यही पता नहीं है. जैसे मेरे भाई मुंबई महानगर पालिका में पूर्व उपनेता कमलेश यादव जी बता रहे थे कि मुंबई महानगर पालिका में कई डिपार्टमेंट है, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है. अगर उसको एक लाइन में बोला जाए तो बोला जाता है कि बहुत जोगी, जहाँ पे बहुत सारे योगी हो जाते हैं तो मठ का उजाड़ हो जाता है ना. तो मठ का उजाड़ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ठीक से रिजल्ट नहीं आ रहा है. लेकिन इस व्यवस्था का, इसको अन्यथा नहीं ले. मैं अभिजीत जी आपके मंच से सत्य बोलने का प्रयास कर रहा हूं कि आप वेदों की लाइन हमारे, जथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा होगी वैसी प्रजा होगी. क्योंकि तब राजा जो है राजा रानी के पेट से, उनके वंश से पैदा होता था. उसकी जैसी व्यवस्था होगी, पैदा करने के जितने खर्चे होंगे वैसी व्यवस्था होगी. राजा अच्छा होगा, रानी अच्छी होगी, उसके संस्कार अच्छे होंगे तो बच्चों पे भी अच्छे संस्कार होते थे और राजपाट अच्छा चलता था. अब उसी को मैं ज़्यादा समय न लेते हुए बहुत शॉर्ट में सब बताऊंगा, रखने का प्रयास करूंगा कि अब राजा कहाँ से पैदा होता है, तो मत पेटी से, जनता से. अगर इसको सही में सुधार करना है तो मैं नहीं बोलता हूँ कि अभी का राजा सब भ्रष्ट है, लेकिन कुछ पैमाने पे लोग हैं. जब चुनाव आता है या जब राजा चुनने की बात आती है या जनप्रतिनिधि चुनने की बात आती है, नगर सेवक राजा नहीं है. सेवक लगा है तो सेवक ही है, सेवक ही रहते हैं, सेवक ही रहना चाहिए. या जनप्रतिनिधि जनता और प्रशासन के बीच में ब्रिज का काम करता है. तो जब उस राजा का चयन हो रहा है, उस ब्रिज का चयन हो रहा है, तो जितनी ईमानदार उसके जनक होंगे,
उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि अब लोग बड़े पैमाने पे पैसा खर्चा करके आते हैं, किसी का बहुमत आएगा, उनकी सरकार बनेगी, तो सिस्टम उसी तरह से खड़ा होगा। ट्रांसफर में पैसे, फिर कंस्ट्रक्शन के काम में पैसे। जैसे अभी भाई साहब बोल रहे थे कि हमने गटर बनाया, तो आज 20 साल हो गया, अभी वो गटर देखने की जरूरत नहीं है। तो हर साल वही गटर तोड़ना, वही फिर से रिपेयरिंग करना, वही बनाना, ये काम क्यों नहीं हो सकता कि अगर गली अगर ठीक से एक बार बना दिया जाए तो 4-5 साल चले। कहीं न कहीं उस व्यवस्था का भाग है जो जहाँ से चुनाव की व्यवस्था चलते हैं, वहाँ से जो सिस्टम चलता है रिकवरी का, वो सबको, वो कहीं न कहीं अधिकारी उस तरह के लोग आते हैं, पैसे दे के वो ट्रांसफ़र लेते हैं, फिर वो नीचे तक सिस्टम जाता है। मैं पिछले उसमें देखा कि बड़े बड़े जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे है, डीएमसी से और असिस्टेंट कमिश्नर के, उसमें भी ट्रांसफ़र के पैसे लगते थे। मैं धन्यवाद दूंगा आपकी सरकार की, बहुत सारी केसेस है अब उसमें बंद है। आप अगर डीएमसी और असिस्टेंट कमिश्नर के पैसे लेंगे तो जेई तक पैसे वसूले जाएंगे। अब जेई कहाँ से पैसा लाएगा? अपना 8 घंटे के पगार से तो देगा नहीं, फिर आपके गली गटर और इस व्यवस्था से ही पैसा जाएगा, आपकी क्वालिटी खराब होगी। और तो कहीं ना कहीं ये अगर इसको ठीक करना है तो हमारा जो चुनाव का सिस्टम है उसी में ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है कि व्यक्ति का निर्माण क्या होना चाहिए, उसका चरित्र का निर्माण ठीक होना चाहिए, वो ईमानदार होना चाहिए। हर घर से हमारा वोटर ईमानदार होगा, और जो अच्छे वोटर है, जो सब वोटर पैसा नहीं लेते, सब ईमानदार है, ज़्यादातर ईमानदार है, उन वोटरों ने आकर के वोटिंग करना। क्योंकि आप अपने लिए अगर ब्रिज, अपने घर की सीढ़ी बना रहे हो तो अच्छे मटेरियल यूज करोगे। तो आप अगर जनप्रतिनिधि चुन रहे हो तो आप सब लोगों ने उतरना, अपनी जिम्मेदारी समझना। जब अच्छे लोग वोट देंगे तो अच्छे लोग चुन करके आएंगे, तो ये पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा। अब रही बात कि दूसरा मैंने देखा, जब मैं 2017 में चुन के गया, कमलेश जी सीनियर हैं, साथ में रहे हैं, अभी बाकी तो सब नगर सेवक राजपत जी है ना, अजंता जी है, हम लोग को अनुभव होगा। 2017 में मैंने अनुभव किया कि जो निधि से रिलेटेड कम 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ आते हैं, जो कमीशन थे, अभिजीत जो कितने थे मालूम, 40% के आसपास जाते थे, वो धीरे धीरे वो 70% तक पहुंच गया, कार्यकाल खत्म होते होते 22 तक। तो काम कहाँ से होगा? इसको कहीं ना कहीं रोक लगाने की जरूरत है। और मुंबई महानगर पालिका में जैसे कमलेश जी बता रहे थे, सीसी के रोड हो गए हर साल भ्रष्टाचार के लिए, वही असफाल्ट के रोड, वही खड्डे, वही रोड रिपेयरिंग के टंडे, वही पॉट होल्स के टेंडर, मतलब उस पर हर साल पैसा खर्चा होना। लेकिन सरकार ने हमारी तय किया कि मुंबई के सारे रास्ते 3 फेज में इसको कंक्रीट के किए जाए। फर्स्ट फेज पूरा हो गया, सेकंड फेज और थर्ड फेज के काम चालू है, और 2027 तक का टारगेट रखा गया। तो रोड पे अगर सरकार के पास विल है, आपका प्रशासन ईमानदार है, आपका शासन ईमानदार है, तो उसमें दिखता है चेंजेस। देखिए रोड दिख रहे हैं। एसटीपी जो इतने साल तक नहीं लगी, सरकार, अच्छी सरकार आई महाराष्ट्र में महायुति की, आप देखिए उसमें 27,000 की एसटीपी के टेंडर हुए। लेकिन एसटीपी के टेंडर तो हुए, लेकिन साथ ही साथ अब मुंबई में कहीं ना कहीं सीवर का जो नेटवर्क है वो 37 से 38% है। नेटवर्क भी तो खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुंबई में नेटवर्क खड़ा नहीं होगा तो एसटीपी प्लांट पे ले जा करके जो अगर अनट्रीटेड वाटर पानी में जाएगा, जो अभी जा रहा है, जिसकी वजह से 8 किलोमीटर तक समुद्र के अंदर अपना पानी पॉल्यूटेड हो गया है, अगर उसकी फीस अगर खाते हैं तो हमारे हेल्थ पे हेल्थ हजार्ड्स होता है। आप बांद्रा की खाड़ी पकड़ो, ये
वर्सोवा की खाड़ी पकड़ो, वहाँ पे आप देखेंगे 3 किलोमीटर के अंदर, तो आप वहाँ का पानी का टेस्टिंग करेंगे तो ऑक्सीजन लेवल 0 है। ये वाटर पॉल्यूशन है, ये डेटा आपको मिलेगा, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। तो वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है मुंबई के लिए, बड़े पैमाने में कंस्ट्रक्शन से लेकर के फिर वॉशिंग से लेकर के रोड क्लीनिंग तक अनेक मुद्दों पे ये इशूज आता है। लेकिन उसके लिए गाइडलाइंस भी है, आईओडी है कंस्ट्रक्शन के लिए, आईओडी में सारे कंडीशंस रहती है, क्या क्या फुलफिल करना है कि वाटर पॉल्यूशन के लिए सेफ्टी के नॉर्म्स। तो इस एजेंसी को जो भी है मैकेनिज्म है, चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है चाहे कंसल्टेंट है, कहीं ना कहीं उनकी अकाउंटेबिलिटी, जैसा कमलेश यादव जी ने बोले कि उसकी अकाउंटेबिलिटी आईएएस से लेकर के नीचे जेओ तक और जेई तक, जब अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी और आम आदमी में जब कल्चर डेवलप होगा, संस्कार डेवलप होगा, वो संस्कारित होगा अपने सिटी को लेकर के, अपने कर्तव्य को लेकर के कि हमारी सिटी है, जिस तरह से हम अपने घर को साफ सुथरा सुरक्षित रखते हैं उसी तरह से अपना रोड, अपना परिसर, अपने बच्चों को जिस तरह से सुरक्षित रखते हैं उसी तरह दूसरे के बच्चे और बहन को सुरक्षित रखेंगे तो अपना सिटी सुरक्षित रहेगी और साफ सुथरा रहेगी। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि अब मुंबई महानगर पालिका, मुंबई हम लोग देख रहे हैं कि उसको चलाने के लिए लगातार टैक्स का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि मुंबई में नए इनकम के सोर्स अभी रहे नहीं, क्योंकि पहले ऑक्ट्रॉय के माध्यम से होता था, ऑक्ट्रॉय भी बंद हो गई है। तो नए नए सोर्स, उसके लिए एक ही सबसे बड़ा जो सोर्स है कि प्रॉपर्टी के टैक्स। अब प्रॉपर्टी के टैक्स लगातार आप देखेंगे कमर्शियल के लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। तो इसको कहीं ना कहीं रोकने की ज़रूरत है। तो इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा कि नए एवेन्यूज़ कहाँ कहाँ से इनकम आ सकती है, तो महानगर पालिका को सोचना पड़ेगा। जैसे गुजरात की राजकोट महानगर पालिका है, उसने खुद का गैस, जैसे यहाँ पे महानगर गैस है, गैस सप्लाई कंपनी उन्होंने इस्टेब्लिश किया है जेवी में, तो सेल्फ सस्टेन्ड है, वहाँ पे इनकम भी जनरेट हो रही है। ट्रांसपोर्ट, किसी भी स्टेट और किसी दुनिया में कोई भी हो ट्रांसपोर्ट, जैसा कमलेश यादव जी बताए, वो घाटे में ही रहता है, लेकिन वो व्यवस्था सुचारू चलाना, और जो हम चला रहे हैं घाटे में है तो भी अच्छे चलना चाहिए। उस पर कहीं कॉस्ट कटिंग पे करते समय कहीं क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, सेफ्टी में कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे बेस्ट है जो बीएसटी, उसके पास बहुत सारे एसेट्स हैं, बहुत सारे प्लॉट्स हैं, उसमें क्या रेवेन्यूज हम लोग डेवलप कर सकते हैं, कैसे रेवेन्यू हम लोग डेवलप कर सकते हैं। जैसे बीएसटी एनर्जी भी करती है, एनर्जी हमारा वो फायदे में है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस तरह के बहुत सारे रेवेन्यूज अगर मुंबई महानगर पालिका जनरेट करेगी तो बीएसटी का बर्डन मुंबई महानगर पालिका पे जो आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो नहीं आएगा। तो नए एवेन्यूज़ के माध्यम से मुंबई महानगर पालिका अगर करती है तो कहीं ना कहीं मुंबईकर को एक राहत भी मिलेगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट ही भी बढ़ने वाला है, क्योंकि लोगों को सैलरी बढ़ने वाली है, ज़रूरत बढ़ने वाली है। जो हॉस्पिटल्स है, शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक ठाक बजट है मुंबई महानगर पालिका का, करीब इस बार 4200 करोड़ के आसपास है बजट। तो शिक्षा का, स्वास्थ्य का भी 6000 साढ़े 6000 के आसपास होगा, क्योंकि इतना बजट होने के बाद उसका ठीक से नियोजन, ठीक से प्लानिंग और अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ठीक रखेंगे तो मुझे लगता है कि वो किया जा सकता है। नए राजपत जी बताए कि बेड नहीं आईसीयू मिलता है, ये बात ठीक है कि नहीं मिलता, लेकिन उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आईसीयू, सेमी आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट, अलग अलग कैसे उसकी संख्या बढ़ाई जाए। नए कैसे मेडिकल कॉलेज, मुझे लगता है एक ही मेडिकल कूपर वाला खुला अभी, एसके पाटिल, बड़ी ज़मीन है, उसके ऊपर बहुत कई सालों से प्रयास चल रहा है। अगर वो कोर्ट में मैटर है, अगर उसको महानगर पालिका
जल्दी से लेकर के करें तो मुझे लगता है कि 6 एकड़ लैंड अपने मलाड के अंदर, तो इधर का पूरा लोड अगर वो मेडिकल कॉलेज खुलता है तो हो सकता है हमारे 2 नगर सेविका यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो आप सब लोग उस बात को महानगर पालिका में रखेंगे। और पता है कि काम मुंबई महानगर पालिका में काम करने का अनुभव ही अलग है। क्योंकि वहाँ पे ऐसी चीज, मतलब आप जो कुछ भी बोलेंगे मिनिटेड होता है, लेकिन हम नगर सेवकों ने जो नगर सेवक चुन के गए हैं उन्होंने उस पर अध्ययन करते हैं और करना भी चाहिए। कि जैसे हम चुन के जाते हैं तो उनको मिलता है नो योर वार्ड्स, आपके वार्ड को जानने के लिए, क्योंकि उस बुक को पहले पढ़ना चाहिए कि क्या है आपके वार्ड में, कहाँ पे डीपी का रिजर्वेशन है, कहाँ पे बीएमसी का प्रॉपर्टीज है, कहाँ पे सीवर है, सारी चीज़ें उस पर जानकारी होती है। कहाँ पे स्कूल के रिजर्वेशन है, कौन से स्कूल बन गए, वो उसी तरह से मुंबई के बारे में भी जानकारी के लिए आप डीपी प्लान को लेकर के बैठना चाहिए। आज रोड कनेक्टिविटी के लिए टीसीएस से मुंबई महानगर पालिका ने एक सर्वे कराया कि मुंबईकर के जीवन का कैसे 30 मिनट बचा सकता है। जो कनेक्टिविटी के बीच में जो बॉटल नेक आया हुआ, कहीं पे रोड वाइंडिंग किया जा सकता है, वो पूरा आइडेंटिफाइड है। उस रिपोर्ट पे अध्ययन करना चाहिए, उस पे काम करके वो बॉटल नेक अगर निकाला गया, छोटा छोटा है, तो मुझे लगता है कि मुंबईकर के जीवन में हम लोग 30 मिनट बचा सकते हैं। अगर 30 मिनट बचाते तो बहुत बड़ा वो राष्ट्र के निर्माण में योगदान होगा, राज्य के निर्माण में होगा, क्योंकि उतना फ्यूल बचेगा, उतना लोगों का टाइम बचेगा, और टाइम और फ्यूल ये पैसा कहीं ना कहीं बचता है तो राज्य और राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा काम आएगा। तो मैं फिर से ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अभिजीत जी का और पूरा मुंबई मित्र परिवार का अभिनंदन करता हूं, पूरे पैनल का, सामने बैठे हुए सभी पत्रकार बंधुओं का, हमारी नगर सेविका दोनों, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया, और इस सुंदर आयोजन के लिए मैं बार बार आपका अभिनंदन करता हूं। और ये कार्यक्रम ये बड़े पैमाने पे भी अगर जाहिर पब्लिक में चर्चा है तो लोग अपना विजन मुंबई को लेकर के पार्टी लाइन से हट करके कि रखे, तो उनके पास दिशा हो, और उस कार्यक्रम के जो भी मेरे से लगे सहयोग पे उसकी कैसे दिशा निर्देश करना है, मुद्दे क्या तय करना है। क्योंकि इस कार्यक्रम से जैसे मैं बहुत कुछ चीज़ें सीख के जा रहा हूँ, वैसे हर मुंबईकर को भी मिलेगा, और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। तो चाहे नगर सेवक हो, चाहे शासन हो या प्रशासन हो, सबको कहीं ना कहीं ये मुंबई मित्र परिवार इस कार्यक्रम के, इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से दिशा निर्देश देने का काम करेगा। और मैं इसी शुभकामना के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद. जोरदार टाळ झाले पाहिजे सरांसाठी. तत्पूर्वी आपण कार्यक्रमाच्या शेवटी आहोत, मात्र कमलेश यादव सर यांचा सन्मान करण्याची विनंती मी अभिजित राणे यांना करतो. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर माजी नगरसेवक आणि भाजपचे पक्षनेते विनोद मिश्रा यांना मी सन्मान करण्याची विनंती करतो अभिजित सरांना. थँक्यू दादा. जोरदार टाळ्या झाले पाहिजेत. मुंबई सारख्या शहरामध्ये काम करायला वाव आहे. आपण नगरसेवक का आहोत याची जाणीव असायला हवी. शहरं विकसित होतात, फक्त विकसित करता यायला हवी. जबाबदारी सगळ्यांची आहे, ती निश्चित करता यायला हवी. प्रशासन आणि नागरिकांमधला दुवा होता यायला हवं. अशा अनेक मुद्द्यांवरती आजची हा परिसंवाद इथे रंगला. खरं तर मतदार एक नगरसेवक निवडून देतो आणि तो नगरसेवक प्रशासकीय व्यवस्थेच्या माध्यमातून नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी काम करत असतो. या संपूर्ण कार्यक्रमात दिवसभरात जे मान्यवर इथे उपस्थित झाले, आवर्जून त्यांनी या कार्यक्रमाला हजेरी लावली, त्या सर्व मान्यवरांचे मी आभार मानतो.
अनिल जी बीच में अनिल जी हे ऑल इंडिया बस स्कूल बस असोसिएशनचे हेड आहे आणि जवळपास 5,000 बसेस स्वतःचे मालक आहेत. सर्व मान्यवरांसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. थँक्यू. असं म्हणतात, आभाराचे भार कशाला, सत्काराचे हार कशाला. आभाराचे भार कशाला, सत्काराचे हार कशाला, एकमेकांच्या हृदयात राहू त्या हृदयाला दार कशाला.